हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक स्मार्ट एट कॉम क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का सोशियोलॉजी, जो हमारा पहला बुक है, उसका पहला ही अध्याय समाजशास्त्र एवं समाज। समाजशास्त्र एवं समाज में कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, जिसमें से था हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद हमने देखा समाजशास्त्र की उत्पत्ति, फिर समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र की परिभाषा। उसके बाद हमने देखा समाज एंड समाज की विशेषताएं। आप लोगों को भी पता होगा, आप कहते भी हैं कि समाज वाली बात है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमने देखा कि समाज असल में है क्या, वास्तव में समाज है क्या। एंड फिर हमने उसकी कुछ विशेषताओं को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा समाज में बहुलता एवं असमानता। फिर उसके बाद हमने देखा नहीं, अब हम आज के अगले टॉपिक में ही बेसिकली स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक ही है हमारा समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत एवं जनहित के मुद्दे। अब ये इतना टफ भाषा है, आपको सुनकर लग रहा होगा यार ये क्या है, कौन सा टॉपिक है। आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, एकदम इजी सा टॉपिक है, एकदम सरल से एकदम सरल भाषा में हम समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र एवं सामान्य बौद्धिक ज्ञान। मतलब समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान में क्या डिफरेंट है, कैसे सामान्य बौद्धिक ज्ञान से समाजशास्त्र अलग हो जाता है। फिर उसी में है ईश्वर मीमांसा। ईश्वर मीमांसा को आप कह सकते हैं ईश्वरवादी। मतलब हम जानते हैं उस टॉपिक को, बस उसका भाषा थोड़ा टफ हो गया है, इसलिए हमको लगता है वो नहीं पता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे पहले से ही पता था। तो आइए हम आज देखते हैं समाजशास्त्री कल्पनाएं, यानी व्यक्तिगत मुद्दे एवं जनहित के मुद्दे। तो समाजशास्त्री कल्पना है क्या? समाजशास्त्री कल्पना यहाँ लिखा है समाजशास्त्री संकल्पना समाजशास्त्री संकल्पना वह क्षमता है जिसमें हम व्यक्ति के जीवन व समाज की परिस्थितियों के बीच संबंध को समझते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन और समाज जो है उसके बीच जो संबंध होता है, उसी को समाजशास्त्री संकल्पना के थ्रू समझा जाता है। आगे भी इसमें बोला जा रहा है, यह विचार समाजशास्त्री सी राइट्स ने दिया था। तो इस विचार को किसने दिया था? समाजशास्त्री हैं एक, सी राइट्स ने दिया था। समाजशास्त्री संकल्पना का मुख्य कार्य है कौन से व्यक्तिगत मुद्दे हैं और कौन से समाज के। मतलब कौन सा सार्वजनिक मुद्दा है जिसमें बहुत सारे लोगों का मुद्दा है, और कौन सा व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को जो प्रभावित करेगा वो हो गया व्यक्तिगत मुद्दा, जो पूरे समाज को प्रभावित करेगा वो हो गया समाज का मुद्दा। तो इसी का जो अंतर है, इसमें जो संबंध होता है और जो अंतर होता है, यही समाजशास्त्री कल्पना ज्ञात करता है। अब हम समझते हैं कि व्यक्तिगत मुद्दे क्या हैं। व्यक्तिगत मुद्दे, जब कोई समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या छोटे समूह तक सीमित होती है उसे कहते हैं व्यक्तिगत मुद्दे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अगर एक व्यक्ति बेरोजगार है तो हम क्या कहेंगे कि ये उसकी समस्या है। हो सकता है उसने मेहनत ना किया हो और वो बेरोजगार हो। लेकिन अगर हम वही देखते हैं कि पूरे समाज में जो सारे लोग हैं सभी लोग ही बेरोजगार हैं, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि समाज की समस्या है। तो वो हो जाएगा जनहित के मुद्दे। मतलब जब कोई समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या छोटे समूह तक सीमित हो उसे कहेंगे व्यक्तिगत मुद्दे। जैसे कोई एक व्यक्ति बेरोजगार है तो ये व्यक्ति की समस्या है, उस पर्सन की समस्या है कि उसने हो सकता है कि मेहनत ना किया हो इसलिए वो बेरोजगार है। लेकिन जनहित के मुद्दे क्या हो जाता है, जब वही समस्या समाज के सभी लोगों के साथ होने लगे तो वो हो जाएगा जनहित के मुद्दे। जैसे 1 लाख लोग बेरोजगार हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया समाज की समस्या। तो पूरे समाज में क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है उस समाज में अशिक्षा हो, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छा ना हो कि बेरोजगार लोग रोजगार पा सके। उसके बाद अवसर हो सकता है कम मिलता हो। उसके बाद स्किल नहीं हो, क्या पता वहां पर कुछ ऐसे स्किल निर्माण पर बल नहीं दिया जा रहा ताकि बेरोजगारी समाप्त करके रोजगार प्रदान जा सके। तो ये सब क्या हो गया? जनहित के मुद्दे हो गया। तो इसमें आगे भी हमारा एनसीईआरटी कहता है कि इस प्रकार कई बार जो हम व्यक्तिगत समस्या हमें लगती है वो वास्तव में समाज की भी समस्या हो सकती है, और समाजशास्त्री संकल्पना इसे ही समझाने की कोशिश करता है। और एक्चुअल में देखा जाए ना, कई बार क्या होता है कि हमें कोई समस्या है वो सिर्फ व्यक्ति की समस्या लगती है, किसी एक पर्सन की समस्या लगती है। लेकिन अगर हम डेटा देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो पता चलता है कि भाई ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है, यानी ये जनहित के मुद्दे हैं।
और यही करता है समाजशास्त्री संकल्पना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और मैंने एक अच्छा सा उदाहरण भी लिया था कि अगर एक व्यक्ति बेरोजगार तो व्यक्ति की समस्या, हो सकता है उसने मेहनत ना किया हो, लेकिन अगर 1 लाख लोग बेरोजगार हैं तो ये किसकी समस्या हो गई? अब ये तो पूरे समाज की व्यवस्था हो गई, यहाँ गवर्नमेंट की असफलता हो गई, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया समाजशास्त्री संकल्पना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है समाजशास्त्र एवं सामान्य बौद्धिक ज्ञान। अब देखेंगे कि हम समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान में क्या संबंध है और क्या अंतर है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं समाजशास्त्र एवं सामान्य बौद्धिक ज्ञान। हम समझेंगे कि समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान में क्या संबंध है और कैसे सामान्य बौद्धिक ज्ञान समाजशास्त्र से अलग है। तो इसमें हम यहाँ पर टॉपिक लिख लिए हैं। सामान्य बौद्धिक ज्ञान को देखते हैं। सामान्य बौद्धिक ज्ञान वह है जो हमें रोजमर्रा के अनुभवों, परंपराओं और लोगों की बातों से मिलता है। ये बातें अवसर, अनुभव और धारणा पर आधारित होता है। तो सामान्य बौद्धिक ज्ञान में हमने देखा सिंपल सा डेफिनेशन कि जो रोजमर्रा के अनुभव, परंपरा और लोगों की बातों से मिलता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखे होंगे, समाज में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो काफ़ी एज उनका बीत चुका होता है समाज में रहते हुए, तो लोग कहते हैं कि समाज के बारे में बुजुर्गों के पास बैठकर सीखना चाहिए। और लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, तो समाज का भी अनुभव होगा, तो इसलिए शायद लोग कहते हैं। अब पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन सामान्य बौद्धिक ज्ञान क्या है कि जो हमें रोजमर्रा के अनुभवों या रोजमर्रा के जीवन से जो हमें मिलता है। जैसे समाज में रहते हैं, समाज में शादी ब्याह होता है, तो उसे हम जो देखें कि शादी हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमने देखकर सीखा, समाज में रहकर सीखा। तो यही हो गया रोजमर्रा का जीवन। मतलब समाज में रहते हुए जो हम सीखते हैं वही हो गया रोजमर्रा का जीवन, और यही है सामान्य बौद्धिक ज्ञान। तो इसमें 3 की पॉइंट है, इसे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला सामान्य बौद्धिक ज्ञान क्या हो जाएगा कि यह रोजमर्रा के अनुभवों पर आधारित होता है। रोजमर्रा के अनुभवों पर आधारित होता है। दूसरा आप की पॉइंट लिख सकते हैं, यह परंपराओं पर भी आधारित हो सकता है, परंपराओं पर भी आधारित हो सकता है। और तीसरा होता है ये हमें लोगों की बातों से भी मिलता है, लोगों की बातों से भी मिलता है। अब समाज में रहकर भी जो सीखते हैं वो भी, यानी रोजमर्रा के जीवन भी और लोगों की बातों से भी हमें मिलता है। ये हो गया सामान्य बौद्धिक ज्ञान। अगर उदाहरण देखें कि लोग कहते हैं, जैसे समाज में लोग कहते हैं, ये होता है कि नहीं, ये समाजशास्त्र जांचेगा, चेक करेगा कि क्या सच में ऐसा है। लोग कहते हैं गरीब इसलिए है क्योंकि मेहनत नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए गरीबी का एक अन्य कारण क्या है? एक अन्य कारण ये भी है गरीबी की, समाज में शिक्षा कैसी है, समाज में लोगों को अवसर कैसे मिल रहे हैं, क्या स्किल निर्माण पर समाज बल दे रहा है या सिर्फ धार्मिक परंपराओं के थ्रू ही समाज आगे बढ़ रहा है, क्या समाज वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो गरीबी का एक अन्य कारण ये भी हो सकता है। लेकिन सामान्य बौद्धिक ज्ञान में क्या कहेंगे लोग कि वो मेहनत नहीं करता, सॉरी, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। गरीब इसलिए हैं लोग क्योंकि वे मेहनत नहीं करते। अब हम समझते हैं समाजशास्त्री ज्ञान, तब हम समझ जाएंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए, समाजशास्त्री ज्ञान वह है जो रोजमर्रा के अनुभवों, परंपराओं पर आधारित नहीं होता है, बल्कि समाज को वैज्ञानिक तरीके से जांचता है। तो ये क्या है, समाजशास्त्री ज्ञान क्या है? यह रोजमर्रा के जीवन पर आधारित नहीं है, जो समाज में रहते हुए हम जो सीखते हैं उस पर आधारित नहीं है समाजशास्त्री ज्ञान, बल्कि यह समाज को वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करता है। इसमें प्रमाण होता है और तर्क होता है। तो प्रमाण और तर्क होता है, यानी वैज्ञानिक तरीके से ये समाज को अध्ययन करता है, और यही डिफरेंट हो जाता है। अर्थात समाजशास्त्री सिर्फ मान नहीं लेते, बल्कि शोध करते हैं, आंकड़े देखते हैं और कारण खोजते हैं। और यहाँ देखा जाए तो लोग मान ले रहे हैं, लोग कहते हैं कि गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते। जबकि समाजशास्त्री ज्ञान क्या करेंगे, अगर कहीं किसी समाज में गरीबी है तो वो क्या देखेगा समाजशास्त्र कि अवसर कैसा है, उस समाज में अवसर कैसा है, लोगों को क्या शिक्षा का अवसर मिल रहा है, स्किल निर्माण पर बल दिया जा रहा है, या फिर शिक्षा कैसा है,
तो ये सब देखेगा समाजशास्त्र। जबकि सामान्य बौद्धिक ज्ञान सिर्फ अपने अनुभव पर आधारित रहेगा और वो बोल देगा कि भाई गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते। तो आई होप आपको ये समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान समझ आया। और इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है ईश्वर मीमांसा और प्रकृतिवादी सोच। ईश्वर मीमांसा और प्रकृतिवादी सोच। अब ये भी समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तरह ही है। मतलब जैसे सामान्य बौद्धिक ज्ञान समाजशास्त्र से अलग है, या समाजशास्त्री ज्ञान सामान्य बौद्धिक ज्ञान से अलग है, उसी तरह समाजशास्त्री ज्ञान ईश्वर मीमांसी ज्ञान से और प्रकृतिवादी सोच से भिन्न होगा। और यहाँ पर देखा हमने कि सामान्य बौद्धिक ज्ञान समाजशास्त्री ज्ञान से कैसे भिन्न है। अब हम समझेंगे कि ईश्वर मीमांसा से और समाजशास्त्री में क्या अंतर है, कैसे ये दोनों अलग हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रकृतिवादी सोच से समाजशास्त्र कैसे अलग है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा। तो आते हैं अब हम अगले टॉपिक पर, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पीछे देखा कि किस प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक ज्ञान से अलग है। जिस प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक ज्ञान से अलग है, मतलब जो हम रोजमर्रा के जीवन में समाज में रहते हुए जो सीखते हैं अनुभवों से, उस अनुभव से कैसे समाजशास्त्र अलग है, उसी तरह हम यहाँ देखेंगे कि कैसे ईश्वर मीमांसा या ईश्वरवादी से समाजशास्त्र अलग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ईश्वर मीमांसा टर्म्स को। ये शब्द ऐसा है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। देखिए, ईश्वर मीमांसा या ईश्वरवादी बहुत डीप कॉन्सेप्ट होता है, ये फिलॉसफी में भी होता है, फिलॉसफी का एक भाग ही है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सिंपल सा इसका अर्थ ही समझ लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ईश्वर मीमांसा या ईश्वरवादी क्या है? जब किसी घटना को भगवान या धर्म की इच्छा से समझा जाए, जब किसी घटना को भगवान या धर्म की इच्छा से समझा जाए, वो है ईश्वर मीमांसा या ईश्वरवादी। उदाहरण लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि गरीबी इसलिए है क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ईश्वर क्यों चाहेगा कोई गरीब रहे। अब लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा हद हो गई, ये तो ठीक है। कहते हैं कि भैया दुख इसलिए है क्योंकि ये भगवान की परीक्षा है। भाई भगवान क्यों परीक्षा लेगा? लाइफ में वैसे ही परीक्षाएं हो रही हैं, यूपी बोर्ड, क्लास 10th 11th, फिर कंपटीशन, तो इतनी सारी परीक्षाएं तो वैसे भी हैं, ऑलरेडी इतनी चुनौतियां खुली हुई हैं। तो भगवान एक्स्ट्रा क्यों चुनौतियां हमें दे रहा है? कि दुख इसलिए है क्योंकि ये भगवान की परीक्षा है। भगवान क्यों परीक्षा लेना चाहता है? तो ईश्वरवादी या ईश्वर मीमांसा ये होता है, यही होता है ईश्वरवादी या ईश्वर मीमांसा। अब हम समझ लेते हैं इसी में कि समाजशास्त्र से कैसे ईश्वरवादी या ईश्वर मीमांसा अलग हो जाता है। देखिए, आपने यहाँ देखा कि ईश्वर मीमांसा में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र में क्या होता है? अगर हम बात करें समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र में क्या होता है, अभी आपने पीछे ही पढ़ा इसके जस्ट पहले कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता होती है। वैज्ञानिकता मतलब वहाँ पर तर्क भी होता है, वैज्ञानिक सोच होता है, और वहाँ पर प्रमाण भी होता है। तो ये सब होता है, प्रमाण भी होता है। लेकिन ईश्वरवादी या ईश्वर मीमांसा में ये सब नहीं हो रहा है। गरीबी इसलिए है क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, जबकि समाजशास्त्र में ये नहीं होगा। समाजशास्त्र देखेगा वैज्ञानिक तरीके से समाज को, कि भैया अगर किसी समाज में गरीबी है, अगर किसी समाज में गरीबी है तो इसका कारण खोजेगा, उसका कारण खोजेगा, आंकड़ा देखेगा और उस पर शोध करेगा। तो जैसे आपने पीछे देखा कि समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक ज्ञान से कैसे अलग है, वैसे ही यहाँ ईश्वर मीमांसा से आप देख सकते हैं कैसे समाजशास्त्र अलग हो जा रहा है। तो समाजशास्त्र अगर देखा जाए, जो एनसीईआरटी हमारा है, ये पहले चैप्टर में ये सब क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि आप थोड़ा सा सोशियोलॉजी के बारे में जाने, थोड़ा बहुत जानकारी ले, नहीं तो आगे चल के आप गलत धारणा बना सकते हैं समाजशास्त्र के बारे में, और विषय की जानकारी आवश्यक होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं प्रकृतिवादी सोच और समाजशास्त्र। प्रकृतिवादी सोच और समाजशास्त्र कैसे अलग हैं और उनमें क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं समाजशास्त्र और प्रकृतिवादी सोच। जैसे हमने पीछे देखा समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, और उसके बाद हमने देखा ईश्वर मीमांसा और समाजशास्त्र। अब हम समझते हैं प्रकृतिवादी सोच और समाजशास्त्र। प्रकृतिवादी सोच और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, कैसे ये, इनमें अंतर क्या है।
तो हम समझते हैं प्रकृतिवादी सोच को। हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रकृतिवादी सोच है क्या। प्रकृतिवादी सोच भी समाजशास्त्र से अलग है, सबसे पहले ही ये कह रहा है। प्रकृतिवादी सोच किसी सामाजिक घटना को प्रकृति या जन्मजात से मान लेता है, अर्थात यह मान लेता है कि यह चीज प्रकृति से होती है और उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब प्रकृतिवादी सोच क्या है, देखा जाए तो प्रकृतिवादी सोच यही है कि ये किसी भी घटना को जन्मजात या प्रकृति से मान लेता है और ये कहता है कि भैया ये जन्मजात या प्रकृति से हैं तो इसमें बदलाव संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर यदि कोई गुस्सा करता है, यदि कोई गुस्सा करता है तो प्रकृतिवादी सोच कहेगा ये हार्मोन या जैविक प्रवृत्ति से है। मतलब ये उसका नेचर है, उसका प्रकृति है ऐसा कि वो गुस्सा कर रहा है। लेकिन समाजशास्त्र क्या कहेगा, समाजशास्त्र कहेगा यह उसके परिवार समाज से सीखा हुआ व्यवहार है। तो ये डिफरेंट हो जाता है प्रकृतिवादी सोच में और समाजशास्त्र में। मतलब समाजशास्त्र सिर्फ मान नहीं लेगा या यह सिर्फ ये नहीं कहेगा कि सिर्फ प्रकृति से है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो वो समाजशास्त्र वहाँ देखेगा और उसका अध्ययन करेगा गुस्सा क्यों आया गुस्सा, तो पता चलेगा ये उसके समाज और परिवार से सीखा हुआ व्यवहार है। हो सकता है किसी और समाज का अध्ययन करे, थोड़ा दूसरे समाज का अध्ययन करे और वहाँ गुस्सा कम करते हो लोग, तो लोगों में तो हार्मोन उतने ही होते हैं लगभग, देखा जाए तो हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो उस समाज के व्यक्ति ने गुस्सा क्यों नहीं किया। तो समाजशास्त्र प्रश्न पूछेगा फिर उसका निष्कर्ष निकालेगा, जबकि प्रकृतिवादी सोच सिर्फ मान ले रहा है कि ये जन्मजात या प्रकृति से है। यही डिफरेंट हो जाता है समाजशास्त्र और प्रकृतिवादी सोच में। आई होप आपको ये समझ आया होगा, प्रकृतिवादी सोच और समाजशास्त्र भी। तो हमने आज दो टॉपिक कवर किया। पहला हमने टॉपिक कवर किया समाजशास्त्री संकल्पना, जिसमें हमने देखा व्यक्तिगत मुद्दे और जनहित के मुद्दे, जिसमें हमने व्यक्तिगत मुद्दे देखा और जनहित के मुद्दे देखा। उसके बाद हमने देखा समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान में ही कुछ सब टॉपिक थे, जैसे समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान क्या है, इनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है। फिर उसके बाद हमने देखा ईश्वर मीमांसा और समाजशास्त्र। उसके बाद हमने देखा प्रकृतिवादी सोच और समाजशास्त्र। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वे भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। तो अगले कुछ टॉपिक और ऐसे ऐसे करके हैं, लगभग 2 और लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार हो रहा होगा। इसलिए मैं बोर्ड पर लिख कर लाता हूँ। बाकी मुझे बोर्ड पर लिख कर लाने में कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है। मुझे पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब मैं लिख लिख कर पढ़ाऊँ, की पॉइंट लिख लिख कर पढ़ाऊँ। लेकिन आपको नोट्स भी तो चाहिए, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। और सच बता रहा हूँ, मैं इस लिखने के चक्कर में, इसको पढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ाने में मुझे असुविधा भी होती है, लेकिन आपके लिए मैं ये असुविधा भी झेल लेता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।